नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप प्लेयर इंस्टीट्यूट पे। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। इस हड़प्पा सभ्यता को हम कई खंडों में विभाजित करते हुए पढ़ के आगे चलेंगे। जैसे कि इसकी बेसिक जो जानकारी है ये, इसके बाद इसकी जो नगरीय स्थिति है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। तो इसे डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे जो कि आसानी से समझ में आ जाए। तो ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आप इसको नोट करते हुए चलिएगा, जिससे आपको दोबारा रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो और आपका कम समय लगे। तो जानते हैं इस सभ्यता के बारे में क्या है इसमें खास। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता और सैंधव सभ्यता, इन अलग अलग नामों से जानते हैं। सभ्यता एक ही है लेकिन नाम आपको 3 मिल जाएंगे: सिंधु घाटी की सभ्यता, सैंधव सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तो इसके नाम के पीछे भी इतिहास है, आप ज़रा उसे समझिए। जो एक नदी है सिंधु नदी, उस सिंधु नदी के चारों तरफ इस सभ्यता का विकास होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ गया या सैंधव सभ्यता पड़ गया। तो सिंधु घाटी और सैंधव वाला तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि हड़प्पा वाला भी ऐसे बता दीजिए। तो बिल्कुल बताएंगे। देखिए, हड़प्पा नाम क्यों पड़ा। हड़प्पा नाम पड़ने के पीछे का कारण ये है कि जब इतिहासकारों ने इसे ढूंढना प्रारंभ किया, सभ्यता को खुदाई प्रारंभ की, तो उन्होंने जिस स्थान की खुदाई सर्वप्रथम की उसका नाम क्या था? हड़प्पा। तो हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई सर्वप्रथम होने की वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। तो तीनों एक ही सभ्यता के नाम हैं, चाहे हड़प्पा सभ्यता पूछे या फिर आपसे सिंधु घाटी की सभ्यता पूछे या फिर आपसे सैंधव सभ्यता पूछे, तीनों एक ही सभ्यता के अलग अलग नाम है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब जानते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना था, यानी कि कितने समय से लेकर कितने समय तक ये सभ्यता रही। तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, ये सटीक समय माना जाता है कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में, ये जो आप समय देख रहे हैं, इसके बीच में इस सभ्यता का प्रचलन था, ये सभ्यता थी। इसके बाद इस सभ्यता का विनाश हो गया। दूसरी आपको एक डेट किताबों में अलग अलग मिल जाती है, जो कि है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। हालांकि 2 डेट हैं, आपको देख के इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन जब एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो ऑप्शन में आपको एक ही देगा। वो 2400 से 1750 ईसा पूर्व अगर देता है ऑप्शन में, तो ये वाली डेट बिल्कुल नहीं देगा। और अगर उसी क्वेश्चन में 2500 से 1750 ईसा पूर्व वाली डेट देता है, तो ये वाली डेट बिल्कुल नहीं देगा। तो इससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको बस दोनों जानते रहना है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये डेट हमें कैसे पता चली, इतिहासकारों को ये डेट कैसे पता चली। आखिर कोई मशीन थी, क्या थी, किसने बताया कि इतने समय में ये सभ्यता थी? तो इसको जानने का एक तरीका है जिसे हम कहते हैं रेडियो कार्बन। रेडियो कार्बन जो C14 है, इसी के द्वारा हम पता करते हैं कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है, यानी कब से इसका अस्तित्व रहा होगा और कब तक रहा होगा। तो क्या है कार्बन 14, जानते हैं उसके बारे में। तो जो रेडियो कार्बन का C14 है, यह एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम होगी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है, वह पदार्थ उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। तो समय निकालने का तरीका क्या है? कार्बन 14 की मात्रा हम मेजर करेंगे, जितनी कम होगी वह उतनी ही प्राचीन हो जाएगी। उसी रेशियो में हम उसका समय निकाल लेते हैं। इतिहासकार उसी रेशियो में, उसी अनुपात में उसका समय निकालते हैं। तो अब ये हम पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक था, इसका क्षेत्रफल कितना था, इसका आकार कितना था, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने एक मैप बनाया है, भारत का मैप है, जो कि बहुत ही सटीक नहीं बना है, हमने कोशिश की है बनाने की। आप मैप पे मत जाइएगा, बस इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि कौन स्थान कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले मैप में समझने से पहले आप देख लीजिए, अगर हम ऐसे लाइन खींचते हैं तो मैप में ऊपर साइड जो होता है वो उत्तर होता है, निचला हिस्सा दक्षिण होता है और दाहिना हिस्सा पूर्व होता है और बायां हिस्सा पश्चिम होता है। तो यहाँ पे देखिए,
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। अब यहाँ पे आप समझेंगे जो इसका उत्तरी हिस्सा है, तो सबसे उत्तरी हमारा कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे। ये हिस्सा सबसे उत्तरी है जो कि पड़ता है मादा नामक स्थान पर। और मादा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। तो यहाँ पे आप नोट करिएगा, मादा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि बताइए सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है। तो आपको उत्तर देना है कि मादा जम्मू कश्मीर मादा जिला में जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी के किनारे। दूसरा, दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक है, तो दक्षिण में यह है दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, और ये प्रवरा नदी के किनारे है। तो अब ये प्रवरा नदी देख के आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कहीं कहीं किताबों में आपको गोदावरी नदी मिलेगी। तो हम आपको बताते चलें, जो गोदावरी नदी है, गोदावरी, इसी गोदावरी की एक सहायक नदी प्रवरा है। प्रवरा बिल्कुल छोटी नदी है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। तो दक्षिण साइड में इसका विस्तार कितना है, कहाँ तक है, दाइमाबाद तक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और प्रवरा नदी के किनारे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दाइमाबाद कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी के किनारे। अगली चीज़ आती है कि पूर्व में इसका विस्तार कहाँ है। तो पूर्व में आपको आना पड़ेगा आलमगीरपुर, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। आप यहाँ पे नोट करेंगे आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में, किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। साथ में नोट करते चलेंगे, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। दूसरी देखिए पश्चिम में, तो पश्चिम में आप देखेंगे सुतका गेंडोर एक स्थान का नाम है, जो कि पड़ता कहाँ है, बलूचिस्तान में। ये बलूचिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के किनारे। यहाँ पे हमने इसको लिखा है, अब देख लीजिए, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में किस नदी के किनारे, नोट कर लीजिए, दास्क नदी के किनारे। ये तो हो गया कि उत्तरी सिरा, दक्षिणी सिरा, पूर्वी सिरा और पश्चिमी सिरा इसका क्या क्या है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। उत्तरी सिरा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे मादा। दक्षिणी सिरा महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे दाइमाबाद, जो कि प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा उसमें प्रवरा नहीं दिया तो आप गोदावरी लगा देंगे, ठीक है। पूर्वी सिरा आलमगीरपुर में पड़ता है, जो कि मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे पे। और पश्चिमी सिरा पड़ता है बलूचिस्तान में, सुतका गेंडोर नामक स्थान पर, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। अब दूसरी चीज़ कि बताइए इसका क्षेत्रफल कितना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप नोट कर लीजिए, इस सभ्यता का क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ये तो रहा इसका क्षेत्रफल। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो पूछ लेता है कि इसका आकार कैसा था, इस सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। तो इसका आकार आपसे पूछता है, आप नोट करेंगे इसका आकार कैसा था। अब देखिए, इसको बहुत से लोग रटते हैं, हम आपको रटाएंगे नहीं, अभी आप स्वयं आकार बता देंगे कि इसका आकार कैसा था। देखिए, ये सबसे उत्तरी सिरा, हमने इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे लाया, ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया। अब देखिए ये आपको किस आकार में दिख रहा है, ये बिल्कुल एक त्रिभुज जैसा बन रहा है ना, बिल्कुल एक त्रिभुज जैसा बन रहा है। तो बस यही उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। आप नोट कर लीजिए, त्रिभुजाकार इसका आकार था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, अक्सर पूछता है, किसी भी वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसके बाद अब ये हमारी जो इसका पृष्ठभूमि रही थी वो हमने आपको बताया। अब इसके हम
विभाजन करते हुए पढ़ते चलेंगे। जैसे कि आती है नगरीय स्थिति, तो सबसे पहले हम नगरों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, ऐसे इसको खंडों में विभाजित करके पढ़ेंगे। तो नगरीय स्थिति में क्या था, इनके जो नगर थे, इनकी नगर जो है नगरीकृत थे, यानी सभ्यता कैसी थी, नगरीकृत सभ्यता थी। नगरीकृत सभ्यता का मतलब होता है कि बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से घर वगैरह बने थे, उसमें नालियाँ थी, पीने के पानी की व्यवस्था थी, शौचालय आदि की व्यवस्था थी। मतलब जो भी एक नगर में होना चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं उस समय के टाइम में, उस समय में थीं। इसीलिए इस सभ्यता को नगरीकृत सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरी सबसे खास बात, यहाँ के जो नगर थे वो किस पद्धति पर थे, ग्रिड पद्धति पर। ग्रिड पद्धति क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये सड़कें हैं, इधर भी सड़कें हैं, लेकिन जो नगर इसमें बने हुए हैं बिल्कुल ग्रिड पे बने हुए हैं। फिर से सड़क हो गई, फिर से ये नगर बन गए। तो ये क्या हो गई, ये हो गई सड़कें और ये हो गए नगर, घर। तो नगरों का विकास इस पद्धति पे हुआ था और ऐसे ही सिलसिला फिर ऐसे सड़क हो जाएगी, फिर ऐसे नगर बन जाएंगे, घर बन जाएंगे। तो ऐसे नगर का निर्माण हुआ था, तो ये ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। तो देखिए कितने व्यवस्थित ढंग से थे, यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर, ये इधर भी सड़क है, इधर भी सड़क है, इधर भी सड़क है, इधर भी सड़क है। तो ये नगर निर्माण की पद्धति कहलाती है ग्रिड पद्धति। तो सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रिड पद्धति पर आधारित थी और इनके सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ये देखिए सड़कें समकोण पर काट रही हैं एक दूसरे को। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है कि इनके नगर ग्रिड पद्धति पर बने हुए थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगली बात क्या है कि धौलावीरा एक स्थान का नाम है जहाँ पे 3 खंडों में विभाजित, यानी कि धौलावीरा में जो आपको नगर वगैरह मिले हैं वो 3 खंडों में विभाजित थे। लेकिन अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो यहाँ पे केवल 2 खंडों में निर्मित आपको मिलेंगे। कितने खंडों में, 2 खंडों में विभाजित। तो क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे जो है 3 खंडों में विभाजित नगर मिले हैं, तो आपको आंसर देना है धौलावीरा। और कहाँ पे 2 खंडों में विभाजित केवल नगर मिला है, तो आपका आंसर होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा, इस कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, अलंकृत ईंट। यहाँ पे देखिए अलंकृत ईंट प्राप्त हुआ है और दूसरी चीज़ लकड़ी की नाली। कालीबंगा से अलंकृत ईंट और लकड़ी की नाली, 2 चीज़ें मिली हुई हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कहाँ से अलंकृत ईंट प्राप्त हुआ है, तो आपको आंसर देना है कालीबंगा। अब ये कालीबंगा जो है इसका शाब्दिक अर्थ भी है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है, तो आप जानते रहिए काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ है। दूसरी बात, वक्राकार ईंटें। तो वक्राकार ईंटें एकमात्र स्थान चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक है वक्राकार ईंटें और दूसरी है अलंकृत ईंटें। तो अगर अलंकृत की बात की जाए तो आपको आंसर देना है कालीबंगा। अलंकृत की बात करें तो कालीबंगा, लेकिन अगर वक्राकार की बात करें, वक्राकार मतलब बिल्कुल घुमावदार, गोल, उसे वक्राकार कहते हैं। तो ये मिला है आपको चनहूदड़ों से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। अब आगे बढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो नामक स्थान से हमें क्या प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, अब बताइए विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आंसर देना है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुआ और इसमें अनुमान लगाया जाता है कि ये धार्मिक अनुष्ठान रहा होगा। संभवतः ये जो विशाल स्नानागार हमें मिला है ये क्या रहा होगा, धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पे किया जाता था। तो यहाँ से ये हमें पता चलता है कि जो स्नानागार मिला था वो किस लिए था, तो उसका उपयोग संभवतः, यहाँ पे संभवतः मिलेगा आपको क्योंकि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, तो संभवतः वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता था। अब देखिए
इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। तो जो इसकी लंबाई थी वो कितनी थी? वो थी 11.8 मीटर, ये जो हमें स्नानागार मिला था। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आपको मिल जाएगी 7.1 मीटर, और गहराई मतलब तालाब जो था, स्नानागार था तो गहरा भी रहा होगा, उसमें पानी भरा जाएगा, तो उसकी गहराई थी 2.43 मीटर। तो इसे आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। हम इसको मिटा के जो है फिर से इसको लिखते हैं, इसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में। सिंधु सभ्यता के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो देखते हैं सिंधु सभ्यता में जो लेन देन की प्रक्रिया थी, जैसे कि हम लोग सामान को पैसे देकर खरीदते हैं, तो उस टाइम पे जो प्रक्रिया थी वो थी वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमको एक वस्तु लेना है, तो हम उसके बदले में पैसे नहीं देंगे, उसके बदले में हम दूसरी वस्तु आपको दे देंगे। तो ये प्रक्रिया कहलाती है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ऐसी ही प्रक्रिया कहाँ विद्यमान थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में विद्यमान थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में ऐसी ही प्रक्रिया का प्रचलन था। दूसरी बात, जो माप तौल की बात जब आती है, तो माप तौल के लिए वो जो प्रयोग करते थे वो 16 या उसके आवर्तकों का प्रयोग करते थे। वो काउंट ही 16 में करते थे। जैसे हम लोग किलो में काउंट करते हैं, ग्राम में काउंट करते हैं, तो उस टाइम क्या था, वो 16 में काउंट करते थे, और या फिर उसके आवर्तकों में काउंट करते थे किसी भी चीज़ को माप तौल के लिए। अगली बात आती है कि इस हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो कांस्य युगीन था। कांस्य युगीन का मतलब हो गया कि वहाँ पे जो अधिकतर हमें कोई भी सामान मिला है वो कांसे का मिला है। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक काल में, तो उसमें तांबे का वर्णन किया गया था, जो कि कुल्हाड़ी बनाया था मानवों ने, और इसमें कांसे का वर्णन किया गया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे तांबा था और यहाँ पे कांसा है। ये हड़प्पा सभ्यता चल रहा है किसके अंतर्गत? आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत। हमने आपको पहली वीडियो में बताया था। तो ये सभ्यता थी कांस्य युगीन। दूसरी बात, लोथल नामक स्थान से एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। तो गोदीवाड़ा क्या होता है जी? गोदीवाड़ा मतलब होता है बंदरगाह। तो लोथल से हमें बंदरगाह प्राप्त हुआ है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कहाँ से जो है गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, तो आपको आंसर देना है लोथल। याद कर लीजिएगा, इसको लिखते भी चले साथ साथ। अगली बात, मनका बनाने का कारखाना। तो जो मनका बनाने का कारखाना था वो कहाँ से मिला है? चनहूदड़ो और लोथल, दो स्थान से, चनहूदड़ो और लोथल से सिंधु सभ्यता में मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। अगली बात आती है धान की भूसी के साक्ष्य, क्योंकि कृषि की ही जाती थी, तो धान की भूसी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और रंगपुर। आप स्थान नोट कर लीजिएगा, धान की भूसी के साक्ष्य हमें लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। अगली बात आती है कालीबंगा से जुते हुए खेत। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये सीधे एग्जाम में पूछता है, बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पूछ लेगा। बताइए जुते हुए खेत निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो आप जानते रहेंगे तो टिक कर देंगे कि कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। दूसरी बात, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो है वो जाता है सिंधु सभ्यता के लोगों को। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कपास पैदा करने का श्रेय के सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। आपको ये जानना है, सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। और इनकी जो फसलें थी, मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। मुख्य फसल का मतलब हो गया किसी भी समाज में जिस फसल की अधिक से अधिक मांग हो वो मुख्य फसल कहलाती है, और अधिक से अधिक मांग होगी तो उपजाया भी अधिक से अधिक जाएगा। तो इस प्रकार से गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी। अगली बात, मिठास के लिए। अब मिठास के लिए उस टाइम पे तो ये चीनी मिल वगैरह थी नहीं, लोग गन्ने के बारे में जानते नहीं थे, तो मिठास के लिए क्या करेंगे? तो मिठास के लिए वही काम करते थे, शहद।
आपको पता ही होगा कितना मीठा होता है। तो उस टाइम पे ये आसानी से अवेलेबल था, तो लोग शहद का उपयोग करते थे मिठास को बढ़ाने के लिए, मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। आप नोट कर लीजिए, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो कुछ बुद्धिजीवी चीनी लगा देते हैं। भाई उस टाइम पे चीनी नहीं था, उस टाइम पे चीनी मिल भी नहीं था, गन्ने के बारे में नहीं जानकारी थी, तो चीनी का बात ही नहीं आता है। आपको लगाना है शहद, ठीक है। अब हम अगली जानते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। हमने पढ़ा आर्थिक स्थिति, अब पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति। तो सिंधु सभ्यता के समाज की क्या स्थितियां थीं, आप इसे जानिए। सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक। यानी कि आज का समाज कैसा है? आज का समाज पितृसत्तात्मक है, लेकिन उस टाइम में सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक, जो बहुत बड़ी बात है। अगला पॉइंट होता है कि इस सभ्यता का जो शासन था, शासन मुख्यतः और संभवतः, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता है, तो मुख्यतः और संभवतः किसके हाथों में था? वो था वणिक समुदाय के हाथों में। तो सिंधु सभ्यता का जो शासन था वो वणिक समुदाय के हाथों में था। अगली बात आती है कि लोथल एवं कालीबंगा से, ये आप नोट कर लीजिए, लोथल एवं कालीबंगा से हमें क्या मिला है? युग्मित समाधियाँ। युग्मित समाधियाँ, तो युग्मित समाधियाँ का मतलब क्या होता है कि एक मेल है तो उसके साथ में फीमेल को भी दफनाया गया है, तो इसे युग्मित समाधियाँ कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि उस टाइम पे सती प्रथा का प्रचलन था। मतलब हमें अगर ये युग्मित समाधियाँ देखने को मिल रही हैं तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि उस टाइम पे सती प्रथा का प्रचलन था। दूसरी बात, यहाँ पे तो आपको समाधि मिल गई और कब्रिस्तान भी मिला है। आप देखिए उस सिंधु सभ्यता में समाधि का भी प्रचलन था और कब्रिस्तान का भी प्रचलन था, और जो अग्नि वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं यज्ञ हवन करने के लिए, वो मैं आगे आपको धार्मिक स्थिति में पढ़ाऊँगा। अभी हम सामाजिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हड़प्पा से R37 नामक कब्रिस्तान मिला है। तो क्वेश्चन आपसे ये R37 नहीं देगा, क्वेश्चन में आपको R37 नहीं देगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा से कौन सा कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन में देगा R37, R38, R39, R40। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप लगा देंगे R37 और आपका एक नंबर बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछता है, कई प्रीवियस एग्जामों में पूछ चुका है। तो हमने जो कलेक्शन किया है वो सारे प्रीवियस एग्जाम को देखते हुए इसका कलेक्शन किया गया है क्वेश्चन का, कि टॉपिक भी आपको शुरू से अंत तक क्लियर हो जाए और क्वेश्चन भी सारे हो जाए, कोई क्वेश्चन न छूटे। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे धार्मिक स्थिति के बारे में। तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को, जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, इसे उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। इसे उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, धरती को। दूसरी चीज़, वृक्ष पूजा। उसी टाइम पे वृक्षों की पूजा भी की जाती थी और पशुओं की पूजा का भी प्रचलन था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को माता मान के पूजा करते थे, उर्वरता की देवी मानते थे, और अगली चीज़ वृक्ष की भी पूजा करते थे, और दूसरी बात पशुओं की भी पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। इसके बाद एक है स्वास्तिक चिन्ह। अब स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है तो देखिए, जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए। हम स्वास्तिक चिन्ह यहाँ नहीं, यहाँ बनाते हैं ऐसे। ये है स्वास्तिक चिन्ह, आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं स्वास्तिक चिन्ह। तो ये स्वास्तिक चिन्ह जो है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इतिहासकार कहते हैं कि जो स्वास्तिक चिन्ह है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है। आंसर करना है हड़प्पा सभ्यता। अगला आता है कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड जो है सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ये पूजनीय क्यों था? इसके पीछे का कारण यही था क्योंकि उस समय जो कृषि कार्य होता था वो बैलों के द्वारा ही होता था। तो इसीलिए ये जो कुबड़ वाला सांड है ये सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, क्योंकि बैल से खेती करते थे
और खेती से अनाज मिलता था, उस अनाज से मानव का जीवन चलता था, तो इसीलिए वो इनकी पूजा करते थे। दूसरी बात आती है पशुपति शिव। पशुपति शिव की पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। पशुपति शिव के पूजा के साक्ष्य भी मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और इनके चारों तरफ क्या विराजमान है? हाथी, गैंडा, व्याघ्र और भैंसा। ये आप चारों ध्यान कर लीजिए, हाथी, गैंडा, व्याघ्र और भैंसा। ऑप्शन में देता है कि इनमें से कौन सा पशुपति शिव के चारों तरफ विराजमान नहीं है, तो नहीं दे देगा तो आपको 3 दे देगा, हाथी, गैंडा, व्याघ्र, और चौथा को दूसरा दे देगा, कुत्ता दे देगा। तो आपको कुत्ता सही लगाना है क्योंकि कुत्ता नहीं विराजमान है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, प्रीवियस एग्जाम में ये भी पूछ लेगा है। आप जाइएगा, देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको उसमें मिलेगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा नोट्स, और इसके बाद कुछ विशेष स्थान जहाँ से हमें ये तमाम प्रकार की खुदाई करने के बाद मिले हैं। अब हम इसमें कुछ विशेष बातें पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में ये भी अक्सर पूछ ही लेता है। जैसे कि आप देखिए, हमने यहाँ पे नोट डाल के लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लेंगे कि जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी, वो लिपि कैसी थी? वो लिपि थी आपकी चित्रात्मक। तो सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, यानी कि कोई भी भाव को प्रकट करने के लिए वो लोग चित्र का प्रयोग करते थे। कोई ऐसी लिपि थी जिन्हें जैसे उनको मछली के बारे में बताना है तो ऐसे मछली बना देते थे। मेरी तो बन नहीं रही है, लेकिन वो कुछ ऐसे ही चित्र के माध्यम से उसे व्यक्त करते थे और वहाँ के लोग उसको समझते थे। हालांकि हम लोग नहीं समझ पाए हैं उसे, लेकिन उस टाइम पे लोग उसे समझते थे। तो इनकी लिपि थी चित्रात्मक, और यह लिपि दाईं तरफ से, आप देखिए, ध्यान दीजिए, दाईं तरफ से बाईं तरफ लिखी जाती थी। और अगर अधिक पंक्ति का है, अधिक पंक्ति का होने पर दूसरी जो पंक्ति चालू होती थी वो बाईं तरफ से दाईं तरफ, यानी कि शुरुआत में दाईं से बाईं लिखते थे, दाएं से बाएं। अधिक पंक्ति का होने पर जो दूसरी पंक्ति होती थी वो बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती थी। एक बार फिर से आप देखेंगे, पहली पंक्ति चली दाहिने से बाएं तरफ, लेकिन ये अधिक पंक्ति का है तो हम फिर बाएं से दाएं चलेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। तो इस प्रकार की लिपि को क्या कहते थे? ब्रेस्टोफेडन। क्या कहते थे? ब्रेस्टोफेडन। इस प्रकार की जो लिपि होती थी ये ब्रेस्टोफेडन लिपि कहलाती थी। दूसरी बात, जो मोहनजोदड़ो था, यहाँ से कांस्य से निर्मित एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो नर्तकी की मूर्ति जो कि कांसे से निर्मित थी, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। यहाँ की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थी। जो सिंधु सभ्यता की मोहरों का प्रयोग करते थे उनकी मोहरें वर्गाकार होती थी, ना कि गोल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इनकी मोहरों का आकार कैसा था, तो आपको बताना है वर्गाकार। ऑप्शन में गोलाकार भी दिया रहेगा, लेकिन आपको गलत करना है, आपको सही होगा क्या? वर्गाकार। तो इनकी मोहरें वर्गाकार थी और बनी किन से होती थी? सेल खड़ी से। मुख्यतः किन से बनी होती थी? सेल खड़ी, एक पदार्थ होता है, उसी से जो है बनी होती थी। और मोहरों में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। किस पशु की आकृति? एक श्रृंगी पशु की आकृति। एक श्रृंगी पशु की आकृति मोहरों में मिलती है। अगली बात, इस सभ्यता में भारी मात्रा में, भारी संख्या में टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अब जी टेराकोटा क्या होता है? तो आप टेराकोटा जान लीजिए, जो मिट्टी के पके हुए बर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। तो ये टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी के पके हुए बर्तन, और सिंधु सभ्यता में ये भारी संख्या में प्राप्त हुआ है। जो हमें 2 नगर मिले हैं, एक हड़प्पा और दूसरे मोहनजोदड़ो। तो इन दोनों नगरों को पिग्गट ने, किसने? पिग्गट ने। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की क्या कहा है? जुड़वा राजधानी। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ये सारे क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को किसने जुड़वा राजधानी कहा है? तो आपको पता होगा, तो आप लगा देंगे किनको? पिग्गट को। अगली बात आती है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो। अगर जनरली क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो आप मोहनजोदड़ो लगाएंगे।
लेकिन अगर यही क्वेश्चन में दे देगा कि भारत में बताइए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है, तो आप लगाएंगे राखीगढ़ी। देख लीजिए, जरा सा अंतर है क्वेश्चन में और इसका आंसर चेंज हो जा रहा है। अगर भारत में पूछता है तो राखीगढ़ी, जनरली पूछेगा तो मोहनजोदड़ो। स्वतंत्रता के बाद सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो स्थल खोजे गए वो कहाँ से खोजे गए? गुजरात से। आप यहाँ नोट कर लीजिए, गुजरात जो है हमारे भारत में है, तो स्वतंत्रता के बाद अगर काउंट किया जाएगा तो हमारे भारत के अंतर्गत ही काउंट किया जाएगा। तो गुजरात से जो है सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं सिंधु सभ्यता के। दूसरी चीज़, जो धौलावीरा है, इसे जो है भारत में सिंधु सभ्यता का पहला स्थल है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो यूनेस्को ने किसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है? तो आप कहेंगे जी धौलावीरा को। आप इसे नोट कर लीजिए। अगली बात आती है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? भारतीय पुरातत्व का जनक। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। अब हमने जो है कुछ स्थल लिखे हुए हैं और इनके खोजकर्ता और ये किस नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रीवियस ईयर को छांट कर जो है यहाँ पे लिखा गया है। आप इसे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हड़प्पा नामक स्थल जो है इसकी खोज किया है दयाराम साहनी ने, और ये मिला है किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। इस क्वेश्चन में अक्सर लोग गलती कर देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा स्थल जो है किस नदी के किनारे है, तो लोग इसमें सिंधु लगा देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। इसे कन्फ्यूजन में लोग गलत कर देते हैं, आपको गलत नहीं करना है, इसीलिए हमने इतने अच्छे से इसको कॉलम बना के लिखा हुआ है। तो हड़प्पा अगर पूछेगा तो आप लगाएंगे रावी नदी। और अगर मोहनजोदड़ो पूछता है तो ये इसको आपको किस पे मारना है? सिंधु पे मारना है। इसकी खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने किया और किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। अगला आता है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज बी लाल और के थापड़ ने किया है। थप्पड़ मार के कालीबंगा की खोज किया है, और थप्पड़ मारा तो लाल हो गया, बिल्कुल लाल हो गया, और लाल हो गया तो काला हो गया बाद में। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, थप्पड़ मार दिया, फिर लाल हो गया और फिर काला हो गया। तो कालीबंगा की खोज किसने की? बी लाल, के थापड़ ने। और झगड़ा हुआ तभी तो थप्पड़ मारा। तो झग्गड़ से घग्गर किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है कालीबंगा। अगला स्थान आता है धौलावीरा। अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया कि धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ऐसे ही भूल जाओगे। ये देखिए, यूनेस्को ने 2021 में, यहाँ पे भी पढ़ाया मैंने, विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है किसे? धौलावीरा को। और इसकी खोज किसने की? जगपत जोशी ने। जगपत जोशी ने धौलावीरा की खोज की। किस नदी के किनारे मिलता है हमें धौलावीरा? लूनी नदी के किनारे। अगला हमारा आता है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो की खोज अर्नेस्ट मैके एवं मजूमदार ने की। अर्नेस्ट मैके एवं मजूमदार किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। तो मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो, देखो दड़ो बाद में इसमें भी दड़ो है, इसमें भी दड़ो है, तो ये कि दोनों किस नदी के किनारे? सिंधु ये भी है, सिंधु ये भी है। तो दड़ो वाले सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चनहूदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। तो ये इतने क्वेश्चन हैं। इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बात जो आती है कि इसके विनाश का कारण क्या रहा होगा। तो इस प्रश्न को लेकर इतिहासकारों में बहुत सारा मतभेद है, लेकिन जो मुख्यतः सभी लोग मानते हैं वो यही है कि संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या रहा होगा विनाश का? वो रहा होगा बाढ़। तो ये माना जाता है कि सबसे प्रभावी कारण सिंधु सभ्यता के विनाश का बाढ़ रहा होगा। तो ये हड़प्पा सभ्यता आज की इस क्लास में समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को आप नोट करते हुए चलेंगे, सारी क्लासों को आप नोट करेंगे, जिससे आपको रिवीजन में आसानी हो, कम समय में आप रिवीजन बार बार कर पाएँ।
क्योंकि बिना रिवीजन के कोई भी चीज़ हमें याद नहीं होती है। तो आप रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।